ये तो होस्ट के ऊपर होता है, वो किस मेहमान को बुलाना चाहता है। ये मेरा नहीं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक फंक्शन है। अब जब मुसलमान ही नापसंद कर रहे हैं, और वो खुद हिंदुस्तान के वजीर आजम भी मुसलमानों को नापसंद कर रहे हैं, और मैं फिर बीच में किसी को इनवाइट करूं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह मैं अपनी कौम को नाराज नहीं कर सकता। क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने यह महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो हालात मुल्क के हैं और जिस तरह से की सियासत इस मुल्क में हो रही है, उससे तो मुसलमानों को दूर किया जा रहा है। ये बातें हमने आपको सुनाई जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी का बयान, एक के बाद एक ऐसे कटाक्ष जो कि प्रधानमंत्री के ऊपर आज अपमान के तीर से कोई कम होते हुए माफ कीजिएगा दिखाई नहीं दे रहे हैं। जामा मस्जिद में शाही इमाम के बेटे की ताजपोशी का जश्न 22 नवंबर को मनाया जा रहा है। दस्तराबंदी के रश्म में शामिल होने के लिए मेहमानों की पूरी लिस्ट तैयार की गई है। मेहमानों की लिस्ट में पाकिस्तान के नवाज शरीफ तक का नाम शामिल किया गया है, लेकिन अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस लिस्ट से गायब है। समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिरकार इमाम बुखारी किसकी पैरोकारी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ तथाकथित तौर पर एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी तरीके से एक समुदाय के खिलाफ कोई काम किया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया इतना संकीर्ण है कि उन्हें सांप्रदायिक कहा जा सकता है? अगर ऐसा नहीं तो आखिरकार यह हक इमाम बुखारी को किसने दिया? जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने छेड़ दी है एक बड़ी बहस। शाही इमाम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मेहमान बनाना मंजूर नहीं है। बुखारी ने अपने बेटे की दस्तारबंदी रस्म के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया है, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा एक जाती ताल्लुक है, जाती ताल्लुक की बुनियाद पर मैंने उनको दावत दी है। और अगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो अब ये तो जिसके यहाँ तकरीब हो रही है वो तय करेगा कि उसको किन मेहमानों को दावत देनी है, कौन मेहमान उस तकरीब में शिरकत करें। 22 नवंबर को शाही इमाम के छोटे बेटे शाबान बुखारी को दस्तारबंदी की रस्म के साथ नायब इमाम घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुताबिक 22 नवंबर की रात और 25 नवंबर को खास मेहमानों के लिए डिनर है। 29 नवंबर को कई मुल्कों के राजनयिक और दिग्गज सियासी हस्तियां शामिल होंगी। लेकिन खास बात यह है कि इस दावत में मोदी को न्योता तक नहीं दिया गया है। मोदी से दूरी के सवाल पर बुखारी ने प्रधानमंत्री पर सेकुलर न होने की तोहमत जड़ दी है। हिंदू और मुसलमान का फर्क इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। आप सबको साथ लेकर चलिए। जब सबकी विकास की बात कर रहे हैं तो आप सबको साथ लेकर चलिए, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है उससे अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलना चाहते। शाही इमाम का दावा है कि देश का मुसलमान 2002 के गुजरात दंगों को नहीं भूला है और कोर्ट भले ही क्लीन चिट दे दे, लेकिन मुसलमानों ने मोदी को माफ नहीं किया है। गुजरात में सन 2002 में जो कुछ हुआ था, मुसलमान उस जख्म को आज भी नहीं भूल पाए। वो जख्म आज भी उसके हरे हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आज भी उनको माफ नहीं किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से प्यार और अपने देश के वजीर आजम से नफरत, शाही इमाम इस फैसले से खुद घिर गए हैं। इमाम पर कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस की शह पर सियासत के इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री से यह सलूक इमामियत से ज्यादा सियासत को तरजीह देता नजर आ रहा है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन। इमाम बुखारी ने जो किया है, जो बातें कही हैं, वो सियासत से ही प्रेरित दिखाई देती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि इमाम बुखारी के दामाद साहब जो हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव हार गए। उसके बाद किसी भी तरीके से मनोनीत होना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के काफी नजदीक माने जाते हैं इमाम बुखारी, लेकिन क्या राजनीति के तहत प्रधानमंत्री के ओहदे का अपमान कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? ये आज सवाल है जिसे लेकर हम आज आपके सामने खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इमाम बुखारी की इन तमाम बातों की जबरदस्त तरीके से निंदा करती दिखाई दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। जहां तक शाही इमाम ने अभी तक मुसलमानों के साथ नरेंद्र भाई मोदी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, ये शायद मुझे लगता है कि इमाम बुखारी साहब को वो जो उनकी आंखों पर वो जो सूडो सेकुलरिज्म का जो चश्मा लगा हुआ है, जब तक वो उतारेंगे नहीं तब तक उनको वास्तविकता दिखाई नहीं देगी। और ये वही लोग हैं जो वोटों का सौदा अब तक करते रहे हैं।
जो घृणा की राजनीति करते रहे, वोटों के लिए लोगों को बांटते रहे। शाही इमाम इस प्रकार से नवाज शरीफ को न्योता भेजे तो वो एक प्रश्न अपने पे ही उठा रहे हैं कि उनकी मानसिकता भारत के संविधान के प्रति कितनी है। भारतीय मुसलमान इस देश को प्यार करते हैं और इस देश की प्रगति में हिस्सा है और इस देश को देखते हैं कि हर रूप से आगे बढ़े। कोई भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाने की मानसिकता नहीं रखता है। शायद शाही इमाम बुखारी शायद अपने पे ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं इस पूरे घटना से। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया तो खैर हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या विपक्ष को भी प्रधानमंत्री के ओहदे के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और बाकी अन्य पार्टियों की तरफ से भी कुछ अलग संकेत मिलते दिख रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे पर अब जबरदस्त राजनीति हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में या तो लोग बहुत मजबूती के साथ समर्थन देते हैं या फिर लोगों को बड़ी आशंकाएं हैं और लोगों को बड़ी चिंता है, उनके अतीत के बारे में चिंता है। लेकिन ये इसको किसी चीज से जोड़ना जो हमारे देश के बाहर की कोई बात है, वो मैं समझता हूं बहुत उचित नहीं है। देखिए, ये जो होते हैं मजहबी मामले होते हैं और ये उन्हीं का विशेष अधिकार होता है कि कौन कितने अपने ढंग से क्या फंक्शन करे, क्या उनकी रिवायत होती है, क्या उनकी परंपराएं होती हैं, उस हिसाब से तो ये पूरी तरह से उनका होता है। इसमें कोई राजनीतिक दल इस पे कोई प्रतिक्रिया दे, राजनीतिक दल इस पे अपनी कोई राय दे, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं। गृहमंत्री को तो बुलाया ना, इसका मतलब है कि सरकार के कुछ लोगों को बुलाया, सरकार के मुखिया को नहीं बुलाया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि निमंत्रण उन्हीं को दिया जाता है जो निमंत्रण को की आतिथ्य को और निमंत्रण की इज्जत और वकार को स्वीकार करते हो, और जिनको निमंत्रित किया जाए वो आए ना, तो मैं समझता हूं निमंत्रणकर्ता की मूर्खता होगी उसको निमंत्रित करना। तो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति जबरदस्त तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फहीम बेग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ मौलाना अतहर दहनवी साहब भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बंसल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या आज उसे ठेस नहीं पहुंची है? जिस तरीके से इमाम बुखारी ने एक तरफा यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी पर यकीन करना जरा मुश्किल है, और तमाम एक समुदाय ऐसा है जो कि आज नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर पा रहा, नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ भी करते नहीं दिखाई दे रहे। क्या ये आरोप अपने आप में जरा बेसिर पैर के नजर नहीं आते, जबकि नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, बात दो है इसमें। एक तो इमाम बुखारी जिनको के पूरा बुखार चढ़ा हुआ है देशद्रोह की बातें करने में और मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही साबित करने में, ये कहीं भी जो है ना पीछे नहीं हटते। इनके ऊपर कितने सारे केसेस दर्ज हैं, दिल्ली के उच्च न्यायालय तक ने कई वारंट निकाले हुए हैं। अनेक वारंटों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस चूंकि अंदर नहीं कर पाई है, इसलिए ऐसे तथाकथित धर्मगुरु और देश के ऊपर जो है ना ये भार बने हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा इन्होंने कहा कि मुस्लिम नहीं चाहते, मुस्लिम नहीं मानते कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये प्रधानमंत्री मानते हैं। इससे इनकी मानसिकता भी बड़ा स्पष्ट हो गई है कि इनका इंक्लिनेशन किधर है, ये क्या चाहते हैं। जिस देश में रहते हैं उसी, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये जो स्थिति है ना, मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं इन्होंने अपने आप निर्माण की है। लेकिन वो अभी से इस एक निमंत्रण से, हालांकि इस बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना कि किसको निमंत्रित करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस काम के लिए निमंत्रित किया जा रहा है ये इनका पारिवारिक मसला है। उस पारिवारिक मसले में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए आप पलक पावड़े बिछाओ और अपने भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री न मानो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिल्कुल पूरे मुसलमान समुदाय के ऊपर कोई नहीं हो सकती। या तो, और ये समय मैं आता हूं बंसल साहब, मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा, चूंकि वक्त हमारे पास जरा कम होता है, छोटी बातें रखें ताकि हम पुख्ता तरीके से सामने रख सकें। दहलवी साहब, सवाल आज यहां यह खड़ा उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के आक्षेप लगाना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित कर सकता है, उसके लिए उचित है? क्या उसके लिए गरिमा संगत बात है? पहली चीज तो ये, वो किसको प्रभावित करते हैं नहीं करते हैं,
मैं नहीं समझता देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। देखिए, सब परेशानी की बात के बंसल साहब भी मौजूद हैं और आपके माध्यम से मैं उनसे, बुखारी साहब से भी और सबसे पूछना चाहता हूं। 2002 के दंगों के बाद जो पहला चुनाव हुआ वो 2004 का चुनाव हुआ था और 2000 चुनाव में एक पंफलेट छपा जो आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डला हुआ है, जिसमें बुखारी साहब की फोटो है, भाजपा के साथ अपील करी गई है और कहा गया है कि आप फिसादात को भूल के आगे बढ़ा जाए। और ये पोस्टर बुखारी साहब ने नहीं छापा था जी, ये पोस्टर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने छापा था जी। दूसरी चीज बंसल साहब को मैं याद दिला दूं, 91 से लेकर 92 तक विश्व हिंदू परिषद वो दोनों साझा होकर एक साथ जो है बाबरी राम जन्मभूमि में जो है बैठा करते थे। तीसरी चीज ये है, उन्होंने नवाज शरीफ को जो बुलाया, भारत का मुसलमान किसी भी सूरत में जो देश की वर्तमान सीमाओं की हालत है, नवाज शरीफ को बुलाने के पक्ष में नहीं था और हम चाहते बुलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, क्या कुछ हुआ, क्या मसाइल थे, लेकिन आज की तारीख में वो देश के प्रधानमंत्री हैं जी। संवैधानिक रूप से मेरा ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है जी। और बुखारी साहब को भी मर्यादा और शिष्टाचार का पालन करके वो आते नहीं आते, लेकिन दावत देनी चाहिए थी। बिल्कुल। बेग साहब, आपकी क्या राय? देखिए, बुनियादी बात यही है कि मस्जिद शिकस्ता तो 4 दिन में बन जाए, उम्र बीत जाती है टूटे दिल मिलाने में। ये दिलों को मिलाने का मौका था। इमाम बुखारी को शायद शिकायत रही कि जब उनकी ताजपोशी हुई मोदी जी की तो उनको नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो बदला, वो भड़ास निकालने की कोशिश की है। मगर कहीं बुलाना बुखारी ने वही बात तो नहीं की जो मोदी जी ने की थी, बल्कि उनको ये दावतनामा देना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और वो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं। मोदी पहले जो थे वो थे, अब वो हमारे वजीर आजम हैं। तो ये देखना था कि वजीर आजम मुसलमानों के एक इतने बड़े फंक्शन में आते हैं या नहीं। तो उसके बाद तो हम शिकायत कर सकते थे कि हमने मोदी जी को बहुत प्यार से बुलाया अपने एक ऐसे फंक्शन में जहां पर मुसलमानों के शाही इमाम को ताजपोशी की जा रही है, तो वहां पर अगर वो नहीं आते तो शायद हम बहुत अच्छे इस तरह की बहस में बैठते, तो वो बहुत अच्छा होता। ये भी क्लियर कर उनका व्यक्तिगत फंक्शन है, मुसलमानों का फंक्शन नहीं है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहूं, ये उनके पारिवारिक परंपरा है जो कि शाहजहां उनको लिख के गए थे। धार्मिक कोई वो नहीं है, ये धार्मिक या मुसलमानों से जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। इमाम बुखारी ने कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों में दिखाने का और सुर्खियों में आने का ये एक बवंडर फैलाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान इसको बिल्कुल नदारत करता है और इसकी निंदा करता है कि उनको वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहिए था। और ये उनका पारिवारिक मामला है, वो दावत करते, वो एक अलग मामला था। मगर ये धर्म का नाम लेकर, मुसलमानों को लेकर अगर ये बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने गलती की है। मोहम्मद अजीज साहब, आपने राजनीति को न सिर्फ बहुत करीब से देखा है, आप राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं। जो कुछ हो रहा है इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? एक तरफ इमाम बुखारी का एक इंक्लिनेशन जो कि मौका परस्ती राजनीति के हिसाब से, कभी बीजेपी के साथ आ जाना, कभी समाजवादी पार्टी के साथ आ जाना, कभी कांग्रेस की तरफ से अपनी बातों को सामने रखना और अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि के तौर पर सबसे आगे रखना। यह क्या राजनीति है और क्या आज देश के प्रधानमंत्री के नाम पर इस राजनीति की अनुमति होनी चाहिए हमारे देश में? देखिए अजय जी, जहां तक इमाम बुखारी साहब की सियासत का सवाल है, मैं कभी उनकी सियासत में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूं और उनकी सियासत का कभी हिस्सा भी नहीं रहा हूं। लेकिन मैंने जो बात वहां समझने की कोशिश करी, आज सुबह से जब मुझसे कहा गया, टेलीविजन वालों ने पूछना शुरू किया, तो पता ये लगा कि जो उनकी कमेटी है जामा मस्जिद की जी, उस कमेटी ने कुछ नाम तय किए, जिसमें राजनाथ सिंह साहब का नाम बीजेपी से लिया और किसी से लिया। मेरा अपना ख्याल ये कि उस कमेटी का ये ख्याल नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर को रुस्वा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर हम मोदी साहब को बुलाएं, जैसे अभी किसी प्रवक्ता ने कहा, मैंने सुना जी, उनका यह था कि मोदी साहब तो टोपी पहनने को भी तैयार नहीं है। टोपी मोदी साहब तो हमारे किसी फंक्शन को एंटरटेन भी नहीं करते हैं, तो ऐसी शक्ल में उनको बुलाने के बजाय होम मिनिस्टर को बुलाया जाए। ये तो मुझे खबर लगी कि ये वहां कमेटी में ये बात तय हुई। इसमें कोई सियासत नहीं थी, इसलिए कि जैसा अभी कहा गया, उनका ये एक उनकी जो नस्ल उनका जो अपने खानदान का, हर एक को टोपी पहनाने के चक्कर में क्यों रहते हो आप? भाई इसीलिए तो नहीं बुलाया। तो आप ये प्रधानमंत्री की परेशानी क्यों हो गई? प्रधानमंत्री इसमें कहां से आ गए? इसमें तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है।
प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं करता, हम उसके साथ नहीं है। क्या वाकई में ये मसला इतना सुलझा हुआ है? सवाल साहब ये है, मैं आपको क्षमा चाहूंगा, एक मजबूरी है, हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है बस थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ तक ये हम तुरंत वापस आ रहे हैं, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। क्या वाकई में यही मसला है? बने रहिए हमारे साथ। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि इमाम बुखारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो न्योता देते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देते, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल एक समुदाय के खिलाफ लगातार काम करते आए हैं, अपना दाग जब तक धो नहीं देते तब तक उनसे कैसे बातचीत की जा सकती है? मोहम्मद अली साहब, क्या आप वाकई में ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो भावनाएं हैं वो अपनी जगह पर सही है इमाम बुखारी की? देखिए, मैं इमाम बुखारी साहब की तर्जुमानी तो नहीं करना चाहता, न मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं और न मैंने आपसे कहा कि मैं उनकी कोई पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन मैंने आपको अपनी साइकी बताई। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। इस्लामिक सेंटर हमारा दिल्ली में एक है, इस्लामिक सेंटर के लोगों ने मोदी साहब को दावतनामा दिया, हम लोग नहीं चाहते थे कि वो जाएं, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दिया गया और हमारी मुखालफत के बावजूद भी उनके इंतजामिया ने मोदी साहब को इन्विटेशन भेजा, मोदी साहब ने रिफ्यूज कर दिया। इसी तरह से कई कल्चरल प्रोग्राम्स की यह खबर आई कि मोदी साहब किसी भी मुस्लिम एसोसिएशन के पास नहीं जाते हैं और ये उनकी तारीख भी रही है। तो इस वजह से मेरा समझता हूं कि वो मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है, उसने इस सोच में ये फैसला किया है, अपने किसी प्राइम मिनिस्टर को डिग्रेड करने की कोई शक्ल इसमें नहीं है। आपको लगता है कि उस लेवल पे देखने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए जिस समय की बात आप कर रहे हैं, हर पार्टी से कुछ लोग लिए गए, कुछ से नहीं लिए गए। अदीब साहब, जिस वक्त का और जिस दौर का आप बात कर रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अलग स्थान है उनका। अदीब साहब, ये कहीं इमाम बुखारी, अदीब साहब एक सवाल है आपसे, कहीं ये मुसलमानों को फिर मोदी से दूर करने की साजिश तो नहीं रची जा रही? क्योंकि यही पोलराइजेशन, सुनिए, यही पोलराइजेशन जो है इलेक्शन के दौरान किया गया, एक खास पार्टी को मुसलमानों को वोट डालने के लिए कहा गया, उससे फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो कैंडिडेट है बैकफुट पे आ गए। तो अदीब साहब, आप जो हिमायत कर रहे हैं इमाम बुखारी की, बराए मेहरबानी अब तो ये छोड़ दीजिए। इमाम बुखारी को इतना हाइप करके आप मुसलमानों को 25 करोड़ मुसलमानों को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? ये एक इमाम बुखारी की राय हो सकती है, एक जामा मस्जिद की कमेटी की राय हो सकती है। मैं आपकी बात का जवाब मेरी सुन लीजिए, मेरी बात की जवाब सुन लीजिए। मैं इमाम बुखारी साहब को हाइप नहीं कर रहा हूं। समझाइए, जाके उनको समझाइए कि वो छोटा सा ये अमल करके, बवाल करके मुसलमानों की आप बराए मेहरबानी मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मोदी साहब को जाके समझाइए कि जब आदित्यनाथ हमको गाली दें तो मोदी साहब जवाब रोकना चाहिए। जब मुख्तलिफ संगठन हमको बुरा भला कहें, हमको देशद्रोही कहें, हमको लब जिहाद में फंसाएं, तो मोदी साहब को चाहिए हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए आप संसद में बैठे हो। जवाब दे दिया है यूपी ने वोटर्स ने जवाब दे दिया और जा रहे हैं। एक सेकंड, एक करके बोले तो हम सब एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। बंसल साहब सुनिए, शांति के, देखिए परेशानी क्या है। देखिए बंसल साहब, मैं मौलाना तहलवी बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, बुखारी साहब ने जो कुछ करा, बंसल साहब सुनिए तो सही, बुखारी साहब ने जो कुछ करा, नवाज शरीफ को बुलाया, ना तो हम इसके समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी को उन्होंने रिफ्यूज किया, ना हम इसका समर्थक नहीं है। मेरा कहना यह है, मेरा अदीब साहब सुनिए, हमारा कहना यह है कि चूंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब छोटा सा एक मिसाल मैं आपको देता हूं जी। चूंकि संदेह में उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा, उनके एडवाइजर जो उन पे हमको शक है, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर इफ्तार पार्टी होती है, वहां नहीं जाते, ईद की जो मुबारकबाद वो सुबह देते हैं। तीसरी चीज ये है कि आज उन्होंने ऐलान करा कि 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो है रन फॉर यूनिटी होगा, सिखों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हैं। लेकिन मैं बंसल साहब से पूछता हूं, पूरी भाजपा से पूछता हूं कि 125वीं जयंती 11 नवंबर को किस महानुभाव की मनाई जा रही है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, वो जिसने जामिद पे खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं वर्षगांठ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक एक बात नहीं आती।
हमारा कहना ये ताली एक हाथ से नहीं बचती। मेरी मर्यादा ये है, मैं अपने प्रधानमंत्री का आदर और सम्मान करूं, बुखारी साहब के साथ ना जाऊं। प्रधानमंत्री की भी ये मर्यादा है कि उनके लिए दिवाली, उनके लिए ईद, उनके लिए अबुल कलाम आजाद, उनके लिए सरदार पटेल सब बराबर होने चाहिए। एक आखिरी जवाब बंसल साहब आपका, बस इतना ही वक्त है हमारे पास। सभी बराबर हैं, लेकिन ऐसे राज्यसभा के सांसद को भी तो ये देखना चाहिए कि मुझे राज्यसभा का सांसद पद किसने दिया। आखिरकार प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये। चलिए, आप सबों का धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पर मैं क्षमा चाहता हूं आप सबों से, वक्त हमारी चर्चा के लिए यहीं पर खत्म होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का हक कम से कम हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं और चर्चा करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे खास रिपोर्ट इंदिरा गांधी के आखिरी 24 घंटे। बने रहिए हमारे साथ।